एक बार पुनः इस इसी कारण से आपके युद्ध में महाराणा प्रताप विजयी हुए। उनके खुद के कथनों से सिद्ध होता है कि युद्ध के बाद शाही मुगल सेना की बहुत ही बुरी दुर्दशा हुई थी। इनका भी सारा अलग ही है वीडियो। जोड़ा गया महान हल्दीघाटी युद्ध के 450 विजय दिवस की मंच के सामने और खड़े और कार्यकर्ता मंच के दाई भाई मुख्य मंच के भाई और हमारे अति विशिष्ट अतिथि विराजमान हैं। हमारे संगठन के चरणों में प्रणाम। सभी निर्वाण और भागवत चक्र से बधाई हुए हमारी संस्कृति और राष्ट्र के प्रति पुष्पांजलि करने में प्रतिनिधियों से निवेदन करता हूँ मैं पुष्पांजलि के पश्चात आप आगे बाबा जी
मुख्य वक्ता के रूप में मंच पर विराजमान परम पूजनीय सत्संगाचार्य आदरणीय डॉक्टर मोहनराव भागवत शीघ्र ही जो हमें संत साहित्य निम्बाद निखर मिश्र आनंद सिंह घोषित महाराज जी का साहित्य मिलने वाला है, वे शीघ्र ही पधारेंगे और यहाँ विराजमान आदरणीय आमंत्रित सभी गणमान्य एवं सम्मान नागरिक बंधुओं और गंगा और गौरी के कुल सम्मानित मातृशक्ति, आज ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया होने से महाराणा प्रताप की जयंती है और साथ ही कल 18 जून 2026 को हल्दी घाटी युद्ध के 450 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो यह हल्दी घाटी विजय का पूर्व दिवस है। यह एक अच्छा सुखद संयोग है। मूलतः तिथि दिनांक से प्रताप जयंती 9 मई को आती है, लेकिन इस बार अधिक क्रिसमस होने से दोनों एक प्रकार से साथ साथ संलग्न हो गए और आज प्रताप जयंती के दिन हम यह हल्दी घाटी साल चतुर्दशी समारोह को मना रहे हैं। यह 450 वर्ष पूर्व की इस ऐतिहासिक विजय के अवसर पर परम पूजनीय सत्संगाचार्य आदरणीय डॉक्टर मोहनराव भागवत ने अपने अत्यंत व्यस्त समय में से समय निकालकर यह एक ही दिन कहीं आपके प्रवास का मिलना संभव हुआ था, वैसे आपने इस व्यस्त प्रवास में से अपना समय निकालकर अपने इस कार्यक्रम में समय प्रदान किया। मैं इस अवसर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और साथ ही मैं आपके प्रति अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूँ। न केवल मैं अपनी ओर से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति की ओर से और आप सभी लोग जो यहाँ विराजमान हैं या ऑनलाइन इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सबकी ओर से मैं पूजनीय सत्संगाचार्य जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और 450 वर्ष पूर्व हल्दी घाटी युद्ध में हुतात्मा हुए सभी उन वीरों के प्रत्येक स्मरण के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। इस अवसर पर यह कोई कहना आवश्यक नहीं कि अनेक इतिहासकारों ने हल्दी घाटी युद्ध के समय अनेक इस प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न की उसके बाद कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप विजयी नहीं हुए या अकबर की विजय हुई, जबकि सारे इतिहास से तथ्य बताते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप विजय हुई। इसलिए इस समारोह से आप लौटकर तो मेवाड़ और बागड़ के बागड़ क्षेत्र से पढ़ाए हुए बंधु और बहनें हैं, अपने अपने क्षेत्र में निश्चित रूप से संघर्ष को बदलने और यह सत्य विमर्श स्थापित करने के लिए अकबर के साम्राज्यवादी उस शक्तियों के मुंह को जवाब देने के लिए तो महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना को पराभूत किया था और उसके बाद में 1583 में तो मुगलों को सदा के लिए मेवाड़ की भूमि से विजय युद्ध के बाद निष्कासित कर दिया था कि ये एक प्रकार से उस विजय पर्व की स्मृति हम यहाँ एकत्र हुए हैं। मुझे यह भी निवेदन करना है कि यह हल्दी घाटी युद्ध जो उस भीषण गर्मी में हुआ था और जिन वीरों ने उस समय इस युद्ध में संघर्ष में भाग लिया था, मुझे लगता है हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अब अपने अपने क्षेत्र में जाकर इस सत्य विमर्श को आम जनता में जरूर करें कि महाराणा प्रताप ने उस समय की साम्राज्यवादी शक्ति को पराभूत किया था। और इसके साथ ही एक बात यह भी स्पष्ट है, इस विमर्श को बदलने की आवश्यकता है जो हमारे इतिहासकारों ने कुछ इतिहासकारों ने इस प्रकार से स्थापित कर दिया कि मानो संपूर्ण भारत में विदेशी आक्रामकता मुगलों का शासन था, जबकि मेवाड़ सदैव अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखे हुए था। इस विमर्श को भी परिवर्तन करने के लिए आप सभी को मुझे लगता है कि अपने को प्राण से लगना चाहिए।
गणमान्य नागरिक जो यहाँ बना रहे हैं उन सभी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और उनको साधुवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप बड़ी संख्या में यहाँ करा रहे हैं। दूरस्थ स्थानों से कई कार्यकर्ता, कई बंधु महीने एक दिन पहले यात्रा करके उदयपुर में आकर निवास किया है और उसके बाद इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। और आज यह एक अपने आप में हमारे लिए गौरव का प्रसंग है कि यह हल्दी घाटी विजय सार्ध चतुर्दशी समारोह के अवसर पर हम इस बात के साक्षी हैं कि महाराणा प्रताप की इस विजय को न केवल देश में बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम एक कीर्तिमान के रूप में स्थापित कर सकें। आज इस कार्यक्रम में हमें अनेक शासकीय एजेंसियों का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। जिला प्रशासन, नगर निगम, यह जो प्रांगण हमें मिला है नगर निगम के सौजन्य से मिला है और इसके साथ ही विभिन्न शासकीय विभागों के द्वारा जो इसका सहयोग किया गया उसकी भी मैं सराहना करता हूँ और उन्हें साधुवाद देता हूँ। मीडिया के बंधु हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने भी पिछले एक माह से निरंतर इस साल हल्दी घाटी विजय सार्ध चतुर्दशी समारोह को प्रसिद्धि देने और विमर्श को बदलने में बहुत सहयोग दिया। तो यहाँ पर जो मीडिया बंधु और महीने विराजमान हैं और जो आज यहाँ नहीं आए हैं लेकिन वे भी दूरस्थ स्थानों से भी उसको लाइव देख रहे हैं, उन सभी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आज के इस अवसर पर हमें पूजनीय सत्संग चालक जी का जो सानिध्य प्राप्त हुआ है उससे, क्योंकि पूजनीय सत्संग चालक जी को संपूर्ण देश में लोग ऑनलाइन सुनते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो भारतीय मूल के विदेशों में बसे हुए प्रवासी लोग हैं ये भी उनको सुनते हैं और इससे निश्चित रूप से यह अंतर्राष्ट्रीय विमर्श हमें स्थापित करने में सहायता है। एक और बात यहाँ हमें अपने स्तर पर रखने की है कि सभी मुगल इतिहासकारों तक ने हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की विजय को स्पष्ट रूप से इंगित किया है। उन्होंने लिखा है कि हल्दी घाटी युद्ध के पहले चरण में ही जब प्रताप ने आक्रमण किया मुगल सेना तो मुगल सेना कृतज्ञ होकर और कई कोस पीछे भाग चुकी और बाद में जब बेहतर था जब घोषणा करते हुए आगे आए कि बादशाह सलामत स्वयं आए हैं तब कहीं जाता वे भाग हुई सेना लुटी। इस प्रकार से अनेक ऐसे ऐतिहासिक तथ्य हैं जिनसे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी और अकबर की सेना परास्त हुई थी और उसकी पराजय के कारण ही जब भीमसेन और अशोका लौट अकबर के दरबार में गए उनकी जोड़ी माफ कर दी गई। तो यह सारे प्रमाण हैं, इससे विमर्श परिवर्तन में सहयोग मिलेगा। और हमारे आज के संत श्री परम पूज्य निम्बाल पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित महाराष्ट्र पधार चुके हैं। अधिक समय न लेते हुए मैं अपनी पत्नी से आग्रह करता हूँ कि महाराष्ट्र के स्वागत सत्कार की कार्य को संपन्न करें और मैं अब क्योंकि महाराष्ट्र पधार रहे हैं तो परम पूज्य निम्बाल पीठाधीश्वर महाराज श्री का अपने ओर से और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति की ओर से और आप सभी को अनुरोध है कि आप विराजमान ऑनलाइन इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सभी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ और अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि महाराष्ट्र ने सरलवाबाद से यहाँ तक प्रवास करके उस कार्यक्रम में हमें सानिध्य प्रदान किया। इतना कहते हुए अपनी बात को यहीं पूरा करता हूँ। आप सबका आभार। प्राचीन संप्रदाय किस पीढ़ी के वर्तमान में निम्बार्काचार्य पीठ पर हाल में ही जे ने आपको उत्तराधिकारी नियुक्त किया। आप अत्यधिक मेधा के धनी हैं। आपके स्वागत के लिए मैं श्री प्रेम नाथ जी कटारा महासभा से बताए, श्री भगवती प्रकाश जी,
श्री अशोक जी पुरोहित, श्री सुहास मल्लव जी से आग्रह करता हूँ कि आप बुलाकर स्वागत एवं सत्कार करें। स्वागत के सागर पुष्प समारोह के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित पूज्य संत निवालेश्वर जगत गुरु निवालाचार्य श्री श्यामचरण देवाचार्य श्री जी महाराज विराजमान, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे पूज्य संस्थाचार्य माननीय श्री मोहन राव भागवत जी एवं वीर शिरोमणि महाराष्ट्र समिति के अध्यक्ष श्री नवनीत प्रकाश शर्मा जी, पूरे देश भर से आए हुए अति विशिष्ट व्यक्ति और मेवाड़ के कोने कोने से इस पावन धारा को अपनी पवित्र वाणी से, ओजस्वी वाणी से लगातार प्रेरणा देने वाले पूज्य संतवृंद, मेवाड़ और संपूर्ण राजस्थान से आई हुई राष्ट्र प्रेमी इस जनशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ और इस अभूतपूर्व कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तथा गौरव केंद्र जैसा हम सभी जानते हैं, विगत 2016 से काम कर रहा है। प्रतापगढ़ केंद्र को संचालित करने वाली समिति वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति का उद्भव संघ की प्रेरणा से 2002 में हुआ। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, प्रदर्शनियों के माध्यम से, विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से मेवाड़ और महाराणा प्रताप के बारे में जन जागरण करने का काम प्रारंभ किया गया। 2007 आगे आगे एक आवश्यकता अनुभव हुई कि एक स्वप्न को साकार किया जाए। महाराणा प्रताप के नाम पर एक ऐसा केंद्र यहां स्थापित किया जाए जो पूरे विश्व को महाराणा प्रताप के शौर्य, साहस, त्याग, बलिदान और स्वाभिमान की प्रेरणा दे सके। जन जन में उनके किए कार्यों को, उनके एक जबरदस्त संघर्ष को प्रस्तुत कर सके, बता सके। महाराणा प्रताप का नाम विश्व के कोने कोने तक पहुंचा सके, इस प्रयास से ही प्रताप गौरव केंद्र की स्थापना हुई। 2007 में एक 25 बीघा भूमि लेकर यह कार्य प्रारंभ हुआ। 2008 में पूजनीय संसद उस समय हमारे सरकार में हुआ करते थे, उनके कर कमलों से भूमि का शिलान्यास हुआ, केंद्र का शिलान्यास हुआ। तत्पश्चात 2016 में जब आप शासन निदेशालय के पद पर आसीन हुए, उस समय ही इस केंद्र का प्रारंभ हुआ, केंद्र को जनता के लिए हुआ। प्रतापगढ़ केंद्र में आज की युवा पीढ़ी को आधुनिक तकनीक के माध्यम से मेवाड़ के शौर्य, साहस, भक्ति और शक्ति की प्रेरणा देने का काम हम करते हैं। विभिन्न गैलरियों, विभिन्न शोज के माध्यम से यह काम किया जाता है। एक वाटर लेजर शो जो राजस्थान में एकमात्र है, महाराणा प्रताप की जीवनी हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। उन सभी दृश्यों को देखकर, उन भावों को देखकर और महाराणा प्रताप की 57 फुट ऊंची प्रतिमा के समक्ष जब हम खड़े होते हैं तो एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार हमारे मनों में आंदोलित होता है। और यह जो राष्ट्रभक्ति का भाव है, यह वास्तव में प्रतापगढ़ केंद्र राष्ट्रीय नीति की सार्थकता से रहा। प्रतापगढ़ केंद्र के माध्यम से हम न केवल म्यूजियम चलाते हैं,
बल्कि हम देश और समाज के ऐसे इतिहास को शोधन का काम करते हैं, ऐसे इतिहास की खोज का काम करते हैं जिस इतिहास को जानबूझकर षड्यंत्रपूर्वक हमारे सामने या तो गलत ढंग से पढ़ाया गया या फिर उसके बारे में भ्रम पैदा हुए। पूरे देश में दिल्ली के इतिहास पढ़ाया जाता है और इस कारण से महाराणा प्रताप भी उनकी जीवनी के बारे में भी अनेक प्रकार के भ्रम समाज व्यापी हो गए और उसी में से एक हल्दी घाटी विजय का यह विषय। आज आप सभी के इतनी बड़ी संख्या में यहाँ एकत्र होने से पूरे देश में एक संदेश जा रहा है। पूजनीय सत्संग चालक जी अभी हमारे समक्ष इस विमर्श के माया जाल को समाप्त करेंगे और आज के बाद हल्दी घाटी विजय के संबंध में किसी प्रकार की भ्रामक धारणा कोई नहीं कह सकेगा और हम सब सीना तोड़ा करके कहेंगे महाराणा प्रताप हल्दी घाटी में मिले। वर्षों से एक भ्रम को फैलाया गया था, एक झूठ को बोला गया था, आज उसकी पकड़ होने वाली है। केंद्र के माध्यम से हम इस प्रकार के विमर्शों को भी तोड़ने का काम करते हैं जो भारतवर्ष की संस्कृति, भारतवर्ष के संस्कार और भारतवर्ष के महापुरुषों की ओर गलत दृष्टि से दिख रहे हैं। तो विशेष रूप से धन्यवाद महाराणा प्रताप के बारे में हम विभिन्न प्रकार के काम, कार्यक्रम और शोध करते हैं और इस विचार को निरंतर आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि हमारे हाथ से हाथ मिलाएं, हमें सहयोग करें। प्रतापगढ़ केंद्र आने वाले समय में आधुनिक तकनीक के माध्यम से विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों की ओर आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन की दिशा में हम सभी के विचारों की, हम सभी के सहयोग की हमें निरंतर आवश्यकता है। आप सभी किसी प्रकार हमारी शक्ति बनकर हमारे पीछे खड़ेंगे तो निश्चित ही समय आएगा कि महाराणा प्रताप मेवाड़ और इस भारत वर्ष के जितने भी महापुरुष हैं जिनके बारे में लगातार धर्म धारणाएं फैलाई गई हैं उन सबको तोड़ने का काम हम करेंगे। मैं पुनः हल्दी घाटी के 450 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में, हल्दी घाटी विजय के 450 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में और आज ये जो जयंती प्रक्रिया पर महाराणा प्रताप की पावन जन्म जयंती है उसकी शुभकामनाएं देता हुआ अपना स्थान ग्रहण करूंगा। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। श्री कृष्ण पाद से साधना यत्काम विहश्रीराम योधनी यध्यान योग यथाक्षरम नवन्ति केशेन्द्रवन्द्रमनिषं मनसा विराज। मंचस्थ भारतवर्ष की अनादि सनातन संस्कृति की सेवा में निरत माननीय सर संचालक महोदय श्री मोहन राज भागवत जी, समस्त संत महात्मा परिजन, समस्त मेरे वाम पार्श्व में विराजमान स्वयं सेवक वृंद, सब उपस्थित राष्ट्र के लिए सदैव जागृत जनमानस मातृशक्ति, आज अत्यंत गौरव का दिवस हम सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए। अनेक वर्षों से जो भ्रांति चली आ रही थी उस भ्रांति का निराकरण आज गौरव प्रताप गौरव केंद्र पर
हमारे संचालक महोदय के सन्निधि में सदैव के लिए कार्य होने जा रहा है। तो महाराणा प्रताप की साध चतुष्टि विजयोत्सव, साध चतुष्टि विजयोत्सव आज हम सभी जिस गौरव के साथ मना रहे हैं, इस हल्दी घाटी के इस मेवाड़ की परम पावन भूमि, मेवाड़ की वह परम पावन भूमि है जहाँ पर राष्ट्रभक्ति के लिए, हमारे अनादि वैदिक सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया और हमारी भारत भूमि पर कोई आंच नहीं आएगी। ये वो परम पावन भूमि है, भारत माता की। और ये मेवाड़ की परम पावन भूमि में मोहनराव भागवत जी से संकेत करना चाहूंगा कि ये मेवाड़ की परम पावन भूमि सोने की तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ से ये वो भूमि है जहाँ पर हमारे लिए कहा जाता है कि जल्दी गले तो कूद जन गए गाता में सूर। तो सूर तो यहाँ पर जन्म लेते हैं, पर ये मेवाड़ की वह परम पावन भूमि है जहाँ पर भक्ति की अजस्र धारा प्रवाहित हुई है। मेड़ता की वह राजकुमारी जो मेवाड़ की इस परम पावन भूमि पर कुल वधू बनकर आती है, तो भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं उन्हें दर्शन देने के लिए लालायित हो जाते हैं। ये मेवाड़ की परम पावन भूमि है। मैं भक्तिमती मीराबाई, आप सभी जानते हो, इस मेवाड़ की कुल वधू थी। तो ये भक्ति की भी परम पावन भूमि और सौर्य की भी परम पावन भूमि है। इस परम पावन भूमि पर आज 450 वर्ष विदर्भियों को परास्त किए हुए हमारे महाराणा प्रताप ने जो विजय प्राप्त की थी, उससे 450 वर्ष होने जा रहे हैं। उस समय जब हमारी अनादि वैदिक सनातन संस्कृति पर, हमारी इस मातृभूमि पर संकट आया, तो महाराणा प्रताप ने भगवान श्री राम के उन वचनों का पालन किया। जब भगवान श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, चाहे यह स्वर्गमयी लंका बहुत सुंदर है, इसका वैभव अप्रतिम है, परंतु हमारी भारत भूमि से श्रेष्ठ कोई और स्थान हो नहीं सकता। हमें उस भारत भूमि के लिए ही जीना है और मरना है। वंदे नितराम भारत वसुधाम, वंदे नितराम भारत वसुधाम। और जब 450 वर्ष पश्चात, जैसे 450 वर्ष पूर्व महाराणा प्रताप ने उस समय सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया, ठीक 350 वर्ष के बाद, आज से 100 वर्ष पूर्व फिर से इस भारत भूमि पर विधर्मियों का, देश आक्रांताओं का आक्रमण था। हमारी सनातन संस्कृति को समाप्त करने का कुछ प्रयास किया जा रहा था। तब फिर से एक महाराणा प्रताप जैसी चेतना जागृत हुई, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहा। नमस्ते सदा वत्सले, नमस्ते सदा वत्सले। ये वो फिर से एक जागृति, और आज भी अनवरत 100 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारे इस राष्ट्र को एकजुट और सुरक्षित किए हुए हैं। एक स्वयंसेवक अपना संपूर्ण जीवन केवल राष्ट्र के लिए समर्पित करता है, इस मातृभूमि के लिए समर्पित करता है। और हमें यह गौरव किसने बताया? यह प्रताप गौरव केंद्र की स्थापना हमारे संघ के द्वारा ही हुई। तभी तो हमें पता चला कि हमारे महाराणा प्रताप, जिनके लिए कहा जाता है कि कदाचित वो पराजित हो गए थे, ये विद्याभ्रम कराया गया था, और उस गौरव को फिर से हमें लौटाने का यदि सरकार ने किया है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है। और ये केवल एक मात्र नहीं, ये केवल एक मात्र नहीं, अनेक ऐसे उदाहरण है। जब हमें भ्रमित किया गया, हमें ये बताया गया कि हमारी संस्कृति, हमारे
तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने, चाहे वो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की जन्मभूमि पर उनका विराजमान होना हो, अथवा हमारे राष्ट्र का, भारतवर्ष का गौरव, हमारा मधुरमणि कश्मीर हमें फिर से प्राप्त होना हो, इसमें कहीं ना कहीं संपूर्ण योगदान हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। जय श्री राम, जय श्री राम। ये वो परम पावन भूमि है जिसका कण कण चंद्र है। इस मिट्टी से तिलक करो, ये मिट्टी है बलिदान की, चंद्र है इस देश की माटी, तपो भूमि हर राम है, चंद्र है इस देश की माटी। आज यहाँ पर अवश्य एक राष्ट्रभक्त की वाणी से यह ध्वनि गुंजायमान होनी चाहिए, इन राष्ट्र के शत्रुओं को, विभक्तियों को ज्ञान होना चाहिए। भारत का प्रत्येक जीव जाति धर्म में बटा है, न वर्ग में न वर्ण में बटा है। प्रत्येक हिंदू एक है, प्रत्येक हिंदू, चाहे जाति धर्म अनेक है, फिर भी हिंदू, क्योंकि हमारा ध्येय, हमारा यह जीवन जीने की हमारी जो प्रक्रिया है वह स्वयं के लिए नहीं होती, हमारा प्रत्येक क्षण हमारा इस राष्ट्र के लिए होता है, इस राष्ट्र के लिए होता है। इसलिए चंद्र है इस देश की माटी। सभी गाएंगे मेरे साथ में, ये राष्ट्र का उद्घोष है और यह प्रत्येक जनमानस में सदैव आंदोलित होना चाहिए। चंद्र है इस देश की माटी, तपो भूमि हर राम है, हर माला देवी प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की वंदे मातरम। आज हम सभी का परम सौभाग्य कि हमें 450 वर्ष बाद भी यह गाथा गादी को प्राप्त हो रही। ध्यान रखिएगा, गाथाएं या तो भगवान की गाई जाती है या भक्तों की गाई जाती है, और महाराणा प्रताप जैसा राष्ट्रभक्त कभी हुआ है न कभी होगा। वीर शिरोमणि बोले महाराणा प्रताप की। और आज हमारे मध्य में जो अवस्थित है, ये आज इस राष्ट्रभक्ति की चेतना के वो ऊर्जा स्रोत है श्रीमान मोहन राव भागवत जी। मैं इससे व्यक्तिशः मेरी बाल्यावस्था से परिचित हूँ। आपका अनेक बार श्रीमाचार्य पीठ में आगमन होता है। मैं आपसे आपके विषय में यही कहूँगा कि हम सबको ध्यान से सुनिए, हम सबको भगवत भक्ति करने के उपरांत जन्म जन्मांतर तक युग युगांतर तक साधना करते हैं, तब कहीं जाकर हम भगवत भक्तों को भागवत कहा जाता है। जन्मना चाहे रे भागवत, जन्म से ही आप तो भागवत है। आपके माता पिता ने जन्म से ही पंजीकृत कर लिया था, ये कोई साधारण बालक नहीं, यह निश्चित ही भक्त बनेगा, इसलिए भागवत नाम प्राप्त हुआ। और भक्त भगवान के होते हैं या राष्ट्र के होते हैं। जय श्री राम। जब आपका आचार्य पीठ आगमन हुआ तब एक भाव आपके प्रति कुछ शब्द प्रस्फुटित हुए थे, तो मैं आज फिर से वही दोहराना चाहता हूँ हमारे श्री मोहन राव भागवत जी के व्यक्तित्व के विषय में। यद्यपि आपका व्यक्तित्व अवर्णनीय है, परंतु कुछ शब्दों में दिव्या राष्ट्रीय भावना समधिका लोकेषु संदृश्यते, संघेन प्रतिपादिता विजयिनी हत्सु प्रभावर्धते, भाषा भागवतस्य ज्ञानं बहुसा
त्वदिच्छत्र संशयो श्री मोहनो राधते श्री मोहनो बोले भारत माता की। इसका यही भाव है कि हमें कोई संशय नहीं है कि हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की डोर जब तक हमारे श्री मोहन लाल भागवत जी के हाथ में है, हमारे इस अखंड भारतवर्ष को और कोई खंडित नहीं कर सकता, ना ही यहाँ पर कोई दृष्टि डाल सकता है। हमारी अनाज है सनातन संस्कृति अनंत काल से सुरक्षित है, सुरक्षित सदैव के लिए रहेगी। वो ये सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की। मैं मोहनलाल भागवत जी का हमारे राजस्थान की मरुधरा पर बहुत बहुत हृदय से स्वागत, समस्त संत समाज की ओर से अनंत स्वागत करता हूँ। भागवत जी यह तो वो भूमि है जहाँ पर है कवि देवता भी विचरण करते हैं। यूँ तो महाराष्ट्र की भूमि भी परम पावन है, आपकी जन्मभूमि महाराष्ट्र की, जहाँ पर संत एकनाथ, संत तुकाराम, मीराबाई, जिन्होंने सदैव भगवान विठ्ठल विठ्ठल गाया है। और हमारी ही भारत परंपरा का एक सिद्ध शिवालिक समुदाय जहाँ राम कृष्ण हरि वह भी परम पावन भूमि, और यह मनुष्य की वह भूमि है जहाँ पर देवता विचरण करके भी स्वयं प्रसन्न हो। और देवता ही स्वयं भगवान जहाँ पर इस भारत भूमि के लिए कहा जाता है कि भगवान अवतार लेकर स्वयं प्रसन्न होते हैं, गौरवान्वित होते हैं कि मैंने अवतार लिया है, तो इस परम पावन भारत भूमि में अवतार लिया है। वंदे निराम भारत वसुधाम, ये वो भारत भूमि है। और उसमें भी यह मरुधरा भारत वसुधाम शर्मावे हम सभी को एक संकल्प करना है कि चाहे कितना भी प्रयास किया जाए कुछ हमें भ्रमित करने का, कि हमारे इतिहास के साथ जितना भी अपराध पाप किया है विधर्मियों ने, उसे हमें कभी भी अपने हृदय में स्थान नहीं देना है। और हमें सदैव जागृत रहना है, सदैव सचेत रहना है। आज वर्तमान समय में अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे समाज, हमारी एकता को विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी एकता को है, हमें जाति धर्म वर्ण समुदाय में नहीं बचना है, हमें अपने स्वार्थ को कभी भी प्रथम नहीं, हमारे लिए राष्ट्र ही प्रथम होना चाहिए। राष्ट्र ही आजकल कुछ पंख से जो मैं कहूँगा, जैसे कि आज एक पंख यानी कीचड़, और उस कीचड़ से जो निर्मल पंख होता है, निर्मल पंख से सदैव पंकज का जन्म होता है, निर्मल पंख से पंकज का जन्म होता है। और जो मल युक्त पंख होता है उससे केवल कोकरोचों का ही जन्म होता है। ध्यान रखिएगा, ये हमें निश्चित करना है कि हमें निर्मल पंख से प्रस्फुटित हुए उस पंकज की ओर जाना है, अथवा मल में सड़ी हुए उस कोकरोच को हमें प्राथमिकता देनी है। ये ध्यान रखना होगा। भारत माता की, क्योंकि उस निर्मल पंकज के दंड में
आवश्यकता नहीं। आप सभी हमारे शिक्षण संचालक महोदय श्री मोहन राव भागवत जी के लिप्त सुवचनों को, आज के वचनों को श्रवण करने के लिए यहाँ पर लालायित है। मैंने अधिक समय ले लिया मुझे लगता है, तो इसलिए मैं अपनी इस वाणी को यहीं पर विराम देते हुए, और हम सभी को सदैव गर्व होना चाहिए कि हम उस अनादिवैदिक सनातन संस्कृति से आते हैं जिसने सारे संसार के कल्याण के लिए उद्घोष किया है। अयं देव परोवेति गंगा लघुजेताम उदार चैतानाम तो सदैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये हमारी संस्कृति रही है। हम आज भी संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए सदैव तत्पर हैं। जिस दिन भारत की शरण में सारा विश्व आ जाएगा, इस विश्व में केवल शांति ही शांति और प्रेम ही प्रेम होगा। और जब तक ये संसार, ये दूसरे राष्ट्र इन विधर्मियों के, पड़ोसियों के समीप जाते रहेंगे, तब तक ऐसा ही संघर्ष होता रहेगा, ऐसा ही संघर्ष होता रहेगा। और सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की। हर हर महादेव। उपस्थित सज्जन, माता बंधु, अधिकारी युद्ध के 450वें वर्ष का कार्यक्रम, उसके लिए यही एक दिन उपलब्ध था, इसलिए एक दिन पहले आना हुआ। तब ये ध्यान में नहीं था कि अधिक मास के कारण ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया की तिथि जो मई में पड़ती है, वो जून में पड़ेगी, उसी दिन पड़ेगी। तो महाराणा प्रताप की जन्म जयंती का दिवस है, तो दोनों संयोग इकट्ठा हो गए। आज महाराणा प्रताप की जयंती, कल युद्ध के 450 वर्ष पूरे हो गए। हल्दी घाटी युद्ध की विजय क्यों हुई? इसलिए महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। आज का दिन कल के दिन का कार्य, ये हमको समझना पड़ेगा
युद्ध में विजय हुई महाराणा प्रताप की, भारत के पक्ष से लड़ने वाले लोगों की विजय ही हुई, ये तो बहुत फैक्ट है। विमर्श उनका चला है, लेकिन तथ्य उसके विपरीत है। मुगलों के जो इतिहासकार थे उन्होंने ही जो लिखा है वो अगर सुनते हैं तो कहते हैं कि पहले ही हमले में अपना स्थान छोड़कर हमको 6-7 मील पीछे जाना पड़ा। तो विजय किसकी होगी? फिर दूसरे हमले में एक डॉक्टर वाले सरकार उसके घोड़े से चीरा गया और सेनापति के हाथी पर चेतक ने अपने पैर रख दिए। विजय किसकी हुई? तीसरे हमले में लड़ाई तो हुई, लेकिन लड़ाई के बाद मुगल सेना तो भागी, घुघुता चली गई। वहां उन्होंने घोड़े कूद कर पार नहीं कर सके, ऐसा दीवारों का व्यूह बनाया, अपने आप को अंदर रख दिया और बाहर आने की हिम्मत नहीं की। खाने के लिए कच्चे आम जो खत्म हो गए तो अपने ही घोड़ों का मांस खाया, लेकिन किले के बाहर नहीं जाए। विजय को हुआ। ये जो ऐसे नैरेटिव बनाने वाले इतिहासकार रहे थे उनसे हमारे भी थे, उनकी आदत रही। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं, बाबू कुंवर सिंह झांसी की रानी की मृत्यु के बाद और नाना साहब पेशवा नेपाल चले गए, कुछ लोग अंग्रेजों के शरण में चले गए, कुछ लोग लड़ना कायम रखा। तो बाबू कुंवर सिंह अपने राज्य वापस गए जगदीशपुर और उस राज्य को उन्होंने अंग्रेजों से ले लिया। तो अंग्रेजों ने उनको जगदीशपुर जाने न देने के लिए बहुत सारे हमले किए, लेकिन बाबू कुंवर सिंह का तंत्र क्या था? जो राणा प्रताप ने झांसी घाटी के युद्ध में तंत्र का इस्तेमाल किया, उसी प्रकार का उनका तंत्र था। अंग्रेजी फौज आती थी, हिंदी फौज हो गई थी, तो वो भागते थे, लेकिन भागते थे इसलिए कि अंग्रेज अपने पीछे आए और विशिष्ट स्थान पर छुपे हुए उनके सैनिक चारों ओर से घेर कर उनको मार दिए, सामान लूटपाट कर दिए और आगे चले जाते। ऐसा होते होते ब्रिटिश चले गए, विजय होकर राज्य वापस ले लिया। आगे 10 महीने तक, उनकी तो 3 महीने में बाद में मृत्यु हो गई, लेकिन आगे 10 महीने तक वो स्वतंत्र ही रहा। क्या है? हम आए, हमको सिखा गए, वो भाग गए, हमने लिखा दिया, हमको कोई नहीं मिला। एक घोड़ा पीछे छूट गया था, उसको हमने प्राप्त किया और हमारे 50 सैनिक मारे गए, खाने पीने का सारा सामान चला गया, तोपें भी चली गई और बाबू कुंवर सिंह ले गए, बाबू कुंवर सिंह हार गए। ऐसे उस समय इतिहासकारों ने किया होगा, पता नहीं उस समय नहीं किया हो तो भी आपको लग रही है कि इतनी बड़ी लड़ाई हो गई, राणा प्रताप को समाप्त करने के लिए दल सहित अकबर आया था। इतना बड़ा सैन्य सम्राट मेवाड़ पर टूट पड़ा और आखिर क्या हुआ? हम एक हाथी लेकर वापस गए और जब हाथी पर बैठकर जा रहे थे तो मेवाड़ की सामान्य जनता मिट्टी के ढेले फेंकने पर हमको मार रही थी, हमने कुछ नहीं किया और जीते तो हम जीते। ऐसे वो होता है क्या? मेवाड़ का युद्ध, झांसी का युद्ध एक लड़ाई नहीं थी, ये भारत के समाज का विदेशियों से जो लंबा संघर्ष चल रहा था उसका परिणाम लाने वाला एक युद्ध था। वहां लड़े थे
उस लड़ाई को दिखाने में क्या बेटा, उस लड़ाई में ये तय कर दिया कि ये जो विदेशी आक्रमण है ये भारत को झुका नहीं है। उसकी जितनी आयु है उतना रहेगा, लेकिन जाएगा, वो आया है वो जाएगा। हम भारतवासी अपने धर्म संस्कृति से यहाँ पहले से है, बाद में भी ये फिर एक बार तय करने वाला वो युद्ध था, वो जो आंधी चलकर आई थी, जिसने 77 वर्ष में स्पेन से साइबेरिया तक अपना सत्ता जमाया था, देश विदेश विचार में परिवर्तन करके नाम के रह गए, वो आंधी यहाँ आई, टकराई, लेकिन बाबा रावल, ललितादित्य ऐसे लोगों के प्रतिकार के कारण उनके मार खाने को भाग गई। 200 साल अंदर करने की हिम्मत नहीं हुई, और फिर जब आई तो प्रतिकार हुआ, बड़ा प्रतिकार हुआ, जैसा भारत था वैसा ही प्रतिकार हुआ, परंतु भाग्य साथ नहीं, राजा आनंदवाद आ गए, पृथ्वीराज चौहान कपट युद्ध में आ गया, राणा सांगाजी महाराजे को अनपेक्षित पराजय हुआ। हिंदू समाज सोचने लगा कि क्या हमारे दिन पूरे हो गए, अब बाकी देशों जैसा हम भी अपना धर्म संस्कृति पूर्वज सब को छोड़कर कुछ दूसरे बन जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। निस्संदिग्ध उत्तर भारत के समाज को अंगीकारी लड़ाई से उसका मतलब है, समय समय पर भारतवर्ष में ऐसी आंधियां बहुत आई, सारी दुनिया को काट देने वाली आंधियां आई, और सर्व दुनिया को नगारियों का समाप्त है, लेकिन अब समाप्त नहीं है। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो हस्ती हमारी पूरे रणआवेश के साथ उग्र रणनीति का रूप धारण करके उस समय हल्दी घाटी के मैदान में, हल्दी घाटी के दर्रे में प्रकट हुई, और उसने पास के मैदान को रखकर लड़ाई की। ये हमारा पराक्रम है, ये हमारा अमरत्व है। और जैसा मैंने कहा कि सही रूप से उसका मूल जहां है, उस मूल के जन्म का दिन आज को विचार करना पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ? कंप्यूटर में डाटा डालते तो अखबार को ही जीतना, लेकिन नहीं जीता। क्या था? इतनी छोटी सी सेना के पास क्या था जो अपने आप को हिंदुस्तान का सम्राट कहलाता था, उसको उन्होंने रोक दिया एक बार ही। उसके बाद कभी मेवाड़ की स्वतंत्रता पर आग लगाने की ताकत उनकी थी, टकराए भगवान क्या था, उसकी ताकत। एक बात है जिसका महाराज जी ने बार बार आपको स्मरण कराया है कि केवल राणा प्रताप नहीं लड़े, केवल उनकी सेना नहीं लड़ी, केवल मेवाड़ का राजवंश नहीं लड़ा, पूरा समाज लड़ा। सब भेद भूलकर लड़ा। जातपात की बात, आपका नीति रिवाज की बात दूर हो गई, पूजा पाती भी अलग अलग थी, वो भी दूर हो गई। पूरे समाज की ये एकता कैसे निर्माण हुई? तो जिनको ये सत्य का नेतृत्व करना, नेतृत्व के लिए नहीं करना, सत्यों की रक्षा के लिए करना,
उनका अपना लेना देना विजय पराजय से नहीं था। वो तो ये मान के चले गए चलो वो आप आपने स्वर्ग जितना हुआ हो सकते नहीं। विजय पराजय को परिणाम की बात है, परिणाम सोच के हम नहीं उतरे। परिणाम सोच के काम करने वाले लोग जहां पर दिखता है करें, लेकिन जिन्होंने कहा था कि विजय पराजय का परिणाम हम मानते नहीं, हम एक ही परिणाम मानते हैं। भगवान ने हमको जैसा जन्म दिया है, जैसा देश दिया है, जैसा समाज दिया है, धर्म दिया है, संस्कृति दी है, हम जिएंगे तो उसके साथ जिएंगे, नहीं तो मरना बेहतर है। ये संकल्प उनका था और इस संकल्प के चलते इस संकल्प की सिद्धता जानकर कि नेतृत्व अपना सबको अपना मानता है और नेतृत्व अपने हित में नहीं कर रहा है, हम सबके हित में लड़ रहे हैं। भारतवर्ष का जो जीवन का तरीका कैसा है? हम सबको अपना मानते हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने रूप करता है। हम कहते ठीक है, एक होने के लिए एक सा होने की जरूरत नहीं है। एक होने के लिए तो मन में एकता चाहिए, समरसता चाहिए। एक बार हमारे संघ में झटका बात करने के बाद दोपहर की गर्मी में आंखों के सड़क की गर्मी में जा रहे हैं। रामकृष्ण मिशन के आश्रम के सामने से डामर के रास्ते पर चल रहा है। स्वामी जी देख रहे थे अंदर से, उन्होंने ये तो डॉक्टर हिलवा है, उन्होंने मठ से आवाज देकर कहा डॉक्टर साहब इतनी धूप में कहाँ जा रहे हैं, घर से निकले हो क्या कर रहे हो? तो उन्होंने आगे थोड़ी दूर करना पड़ा है। तो बोले मेरी दोपहर उनको मिलने के लिए इतनी दूर आप जा रहे हो? तो डॉक्टर हेगेवार ने कहा कि मन में नजदीकी है तो ये दुनिया रहेगी। ये भारतवर्ष है। हमने कहा जिसका जो रास्ता है सही जाती है भावना जैसी प्रभु मूर्ति में देखी गई और फिर हम सबका स्वागत किया, सबको बचाया, सबको ज्ञान दिया, आगे गए सेना लेने गए, ज्ञान ले गए। कुछ सेवा करने के लिए आवश्यक वैद्यकीय ज्ञान वगैरह लेके गए, विद्या लेके गए, संस्कृति लेके गए, जाके हमने दोस्ती की और दोस्ती के आधार पर अपनी अच्छी बातों को सारी दुनिया को दिया। ऐसे हम भारत, ऐसे हम जीवे। थोड़ा सा सावधान होकर कौन सोचा दुनिया में सब ऐसी है, लेकिन दुनिया ने नई बात नहीं की, हम ही सही बाकी सब गलत। और उसकी आड़ लेके अपना साम्राज्यवाद, अपना वर्चस्व प्रस्थापित करने का एक दुर्गुण जिन्होंने पाला, उन्होंने सारी दुनिया की तबाही बचाई। अभी भारत के भाग्य नहीं है, दुनिया के ऐसी दुर्घटना आ करके वो अपने जीवन भर दुनिया में अपनी जड़ी करती है और मरने की बारी जब आती है तो भारत के ऊपर होगी। उनकी उत्तर के आपको ऐसी वो आदमी भारत के ऊपर हो गई और जहां उनको विजय मिली महाजीत उन्होंने हम ही सही बात सब ये अपना तरीका प्रस्थापित करने का प्रयास है। वैसे तो राजसत्ता को हम मधुका नहीं मानते, वो कोई भूख हमें कहा है, क्योंकि हमारे यहाँ राजा हुए, अनेक राजा हुए, उनके आपस में लड़ाइयाँ हुई, राजा बदले नहीं, लेकिन इसी राजा ने अपने तरीके दूसरों को छोड़े। मतलब बस मैं प्रभु हूँ, उसके लिए लड़ाई होगी, लेकिन लड़ाई होने के बाद पूरा बदलने का प्रयास किया। जब ये होने लगा तो हमको ध्यान आ गया, ये सबसे कीमती हमारा
हमारे देश के इतिहास में बहुत उतार चढ़ाव है। और उतार चढ़ाव के अनुसार हमारी ही स्थिति भारत में अच्छी बुरी बनती रही। कभी जब सब ठीक था, हम सब लोग बहुत सुखी थे, धन साधन से भरपूर थे, स्वास्थ्य भी ठीक रहता था, सारी बातें जैसे हम करते हैं। लेकिन कभी उतार आ गया, विपत्ति में पड़ गए, तो सब लोग गरीब हो गए। आसमान की सितारे दोनों आपत्तियों की शिकार, संसार रूप से भरा, पेट में अन्न नहीं आ गया, तुलसीदास जी ने वर्णन किया क्या स्थिति हो गई आक्रमण चलते समय। हमने अच्छे दिन देखे, बुरे दिन देखे, चलता रहे, परंतु हमने अपना सब कुछ छोड़कर भी जो कभी को नहीं किया, वही हमारा तरीका है, हमारी संपत्ति है, हमारा धर्म है, हमारे देश की विफलता है। आज भी देखिए आपस में बहुत लड़ते हैं, बहुत सी बातों को देख रहे हैं, लेकिन जब भारत की सीमा पर कोई शत्रु बोलता है या अंदर घुसता है, तो सब झगड़े झूठकर सारा देश ही होता है। बस यही है कि बाहर शत्रु है तो हम एक करते हैं, बाहर कोई नहीं है जो मिलने वाला, अभी एक रहना चाहिए, क्योंकि हमारी विफलता कोई वास्तव है, हमारी विफलता वो शिक्षकता से आई। सबसे पहला आराम राणा प्रताप ने क्या किया? कुंभलगढ़ में रहते समय उस शिक्षकता को प्रसाद दिया, हिंदुओं में जाकर रहते राजपुरुष गरीब वस्तु में जाकर रहते, ये उन्होंने किया है, और इसलिए सारे समाज में उनके प्रति एक विश्वास, एक अपनापन, और उनके गुण तो देख ही नहीं लोगों कितने सालों जैसे ज्ञानी है, स्वाभिमान है, चारित्र संपन्न है, और हम सबको अपना मानते हैं, तो हमारे धर्म संस्कृति पर संकट आता है, तो उसका प्रतिकार करने का नेतृत्व कौन करेंगे? वही करेंगे, और उनका नेतृत्व होगा तो सब लोग आएंगे, सब लोग आएंगे। वो संघर्ष पूरे समाज में किया, राजस्थान में रहने वाले समाज को प्रत्यक्ष बैठना पड़ा, बाकी भारत रहा देगा। उस समय इतनी बुद्धि हमारी बनी नहीं थी कि भाई कहीं संघर्ष होता हो, बैठकर देखना नहीं, केवल आशीर्वाद नहीं देना, जाना मदद करनी, तो बाद में बात हो गई, लेकिन उस समय नहीं था। तो एक तो वैसे राणा प्रताप अकेले ही खड़े रहे, लेकिन अकेले तो क्या हुआ? सत्य के लिए, न्याय के लिए, धर्म के लिए, भारत के लिए खड़े, लोक हितकारी शासन प्रशासन के लिए खड़े, और इसलिए जीतेंगे तो जीतेंगे, मरेंगे तो स्वर्ग पाएंगे। जैसा स्वातंत्र छाव करके कहा, हे भगवती, तुम्हारे लिए मरण जीवन है, और तुम्हारे बिना जीवन मरण है ना। राणा प्रताप हो गए, ऐसा थे, वो नहीं है, वो एक बार हो गए, तब से अभी भी जीवित है। ये बातें हमारे मन से क्यों निकलती है? ये हमारे मन के अंदर जिससे राणा प्रताप थोड़ा प्रयास करके उनको अपने जीवन में लाना चाहिए। राणा प्रताप का जो शौर्य था, पराक्रम था, उस शक्ति के साथ उनके पास जो चैलेंज था, कैसे चीज बात है? भारत का जो चीज उनका चीज शिकार के लिए मानसिंह आए, उनके रेंज में पड़ गए, तो उनका व्यवहार बता नहीं, ये अपनी रीति नहीं, हमारी लड़ाई भारत की रीति के लिए है। रीति छोड़ के हम लड़ेंगे तो कहीं नहीं जाएंगे।
जब नीति का पालन करते हैं इस प्रकार, लेकिन नए नए तरीके जो आवश्यक है धर्म संस्कृति एक समाज का बचाव करने के लिए, उनको भी सीखते हैं। ये जो तंत्र है छापामार लड़ाई, वो तंत्र उन्होंने उपयोग किया है। आगे से मैदान में एक सेना दूसरे से टकरा की, लेकिन उनके ध्यान में आया कि इससे हम हुतात्मा तो होंगे, कीर्ति होगी, तो अवसर रहेगी, परंतु हमको जिसको बचाना है वो नहीं करेंगे। उन्होंने उस तंत्र का उपयोग किया, उस तंत्र के उपयोग से पूर्ण विजय। अलीगढ़ की लड़ाई के तीसरे चरण में इसी का उपयोग करके उन्होंने अपने आपको मैदान से पानी की, उसे सुरक्षित हो गई। आगे चलिए मेवाड़ को मुक्त करने के बाद सामने की राजधानी बनी और राज्य कारभार चलता रहा। सारे मुगलों के द्वारा आक्रामण किए गए आने उन्होंने शुरुआत की और एक धर्म न्याय नीति का सुशासन हिंदू स्वराज के नाते एक हिंदू साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया। अकबर विस्मृति में चला, आज हम राणा प्रताप की जयंती करते हैं। दुनिया में कहीं पर आपने सुना है अकबर की जयंती होती है? तो जीता कौन है? विजय की शंका की बात है, उत्पन्न कैसे होता है? आज हम यहाँ बैठे हैं, धर्म संस्कृति की बात कर रहे हैं, यहाँ भव्य झंडे लगे हैं, साफ है हरियाणा में राम प्रताप जी के, इसीलिए हो रहा है। लेकिन हमको ये ध्यान में रखना चाहिए किन बातों के कारण केवल सेना के सामर्थ्य की बात नहीं है। सेना और शस्त्रों का सामर्थ्य देखेंगे तो अकबर का बड़ा भारी था, लेकिन जो उसके पास नहीं है तो इनके पास ये सूर्यवंशी है ना। ऐसे ही एक सूर्यवंशी क्षत्रिय के सामने एक बहुत बड़ा शत्रु खड़ा हो गया, देव भी इससे डरते थे, ऐसा शत्रु था। और विभीषण ने राम को कहा कि कैसे जीतेंगे आप, उसके पास इतना सब कुछ है। तो फिर राम उत्तर देते हैं, रावण की भूमिका विभीषण की लेके गया तो राम ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? उन्होंने बताया कि ये शत्रु मेरे है, ये मेरा रत्न है, हम जानते राम के राणा प्रताप के मन में ये कार्य है, हमारी खबर हो गई है, शस्त्र कम है, धन कम है, उसके पास इतना सारा है, लेकिन हमारे पास क्या है? सत्य। हम भारत के लोग हैं, हम कभी गुलाम नहीं होते। ये चार जो हो गए उन्होंने हमको मंत्र दे दिया है, वो आज भी हम नहीं बोलते। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी हमारे देश का, जिसको अपने देश का नाम ही मालूम नहीं, वो उस मंत्र को जानता है। हम सुसंस्कृत है, हम कभी गुलाम नहीं बनते। कोई आचरण का हमारे भूमि में पैर रखता है, उस दिन से उसको भगाने के हमारे प्रयास करें। भारत में अनेक आक्रमण आए पिछले 1000 वर्षों में, लेकिन इतिहास देखो, भारत में आने के बाद और भाषा बनने के बाद भी एक हिंदी चैन की नींद नहीं सो सके, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं चल रहा है आजादी के लिए स्वतंत्रता। हमारा इतिहास गुलाम होने का इतिहास नहीं है, हमारा इतिहास गुलाम करने वालों के खिलाफ संघर्ष का इतिहास। राणा प्रताप ने पूरे हिंदू समाज को, भारतवर्ष को और इन आक्रामकों को भी संदेश दिया कि तुम समझ रहे हो कि भारत जीत गया, लेकिन ऐसी गलतफहमी में मत रहना,
भारत जिंदा है, प्रबल ही है और उनको भगा नहीं सकते। ये बात उस मूल्य पर हुई, इसलिए उसका स्मरण करते हैं और राणा प्रताप की जयंती पर उनके पुण्य चरित्र का स्मरण करते हुए उसके पीछे जो गुणवत्ता थी, स्वाभिमान, स्वगौरव, स्वाभिमान ने स्वयं को व्यक्तिगत गौरव करते थे, राणा प्रताप ने योगियों गर्मी कोई एक राज परिवार का गौरव नहीं, राज परिवार था परंतु वो भाषा था। एक कवि ने उस समय कहा कि सारी लड़ाई हो गई, पूरे युद्ध में अंदर ही आ गया, उनके राणा प्रताप ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, उनको हिंदू और तो लड़ रहे थे सत्य के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, अत्याचारों के खिलाफ लड़ रहे थे, अपने देश की स्वतंत्रता का गौरव मूल्य धारण करके लड़ रहे थे, केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रहे थे। और ऐसा राज्य अपना स्थापित होता है तो ये तृतीय राज्य और अपना राज्य इसमें क्या अंतर है वो दिखाने का उनका सामर्थ्य था, उन्होंने दिखा दिया कैसे सुव्यवस्था होती है अपने राज्य में, कैसे कलाओं का, विद्याओं का विकास होता है। राणा प्रताप जी के कारगिल का पूरा अध्ययन बाकी है। सामान्य बैठक उन्होंने जो राज्य का प्रवर्तन किया उसके बारे में अधिक अध्ययन होना चाहिए। हमारे जैसे राजाओं ने जो राज्य किए उसमें वो व्यवस्थाएं की, जिस प्रकार विचार होता था वो सारी बातें आज भी राज्यकर्ताओं के लिए कुछ पथ प्रदर्शन करती है, जो उसकी मूल बातें बेसिक है, आज भी प्रजा को खुशहाल करने के लिए, स्वराज्य स्थापना के लिए उन्हीं का उपयोग करना पड़ेगा, अपनी दृष्टि से आए हुए को जिसमें राजा और प्रजा का कोई नहीं है। ये पूरा चरित्र का आदर्श उन्होंने केवल एक नहीं था, एक स्वराज्य स्थापना करके दुनिया से केवल ऐसा नहीं किया, उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक तरीका स्वयं के जीवन से जीकर बताकर उपलब्ध करा। फिर कभी संकट आएगा, फिर ऐसे ही करना पड़ेगा, क्या करना? राणा प्रताप ऐसे ही नहीं है राजस्थान में मानी राणा प्रताप, ऐसे ही है, वास्तविकता है। आज की स्थिति में भारत ने कहा कि भारत को उत्थान से जुड़े स्वास्थ्य के दुकान बंद हो गए, ऐसे अंदर के और बाहर के पूरी दुनिया के ऐसे लोग षड्यंत्र करने की भारत को ढूंढना पड़ा, झूठा झूठे रिपोर्ट करवाते हैं, हत्या में रखकर हमको झूठा लाने के लिए कर रहे हैं। हम कैसी परिस्थिति से बात करना है, वो लोग आनंद है, जनबल संगठन सारे लोगों के पास हमारी जनसंख्या, हमारे पास धन साधन कम है, किस आधार पर हम खड़े हैं? जैसे राणा प्रताप खड़े हैं शब्दों के आधार, अपने धर्म संस्कृति के आधार, स्व गौरव और स्वाभिमान के आधार, हम वैसे ही एक होकर खड़े रहे। जैसे राजस्थान में राणा प्रताप ने मेवाड़ की जनता को इस आक्रमण के युद्ध से लड़ी, ऐसे ही एक होकर खड़े रहे, ऐसे ही शब्दों का आचरण करें। हमारा परस्पर व्यवहार इस सारे अभियान को, भारत के उत्थान के अभियान को आगे बढ़ाने वाला हो। हम अपनी छोटी छोटी संकुचित पहचान की बातें छोड़ दें, तो
पूरा भारत है, एक है। और दुनिया को धर्म देने वाला भारत खड़ा है। धर्म भारत खड़ा है। अपनी रक्षा के लिए भी और विविध प्रकार की चुनौतियों से दुनिया की रक्षा के लिए भी, विश्व मानवता के लिए भी भारत का उत्थान होना आवश्यक है। भारत का उत्थान होना है तो हम सब भारतीयों में सद्गुणों का, सच्चारित्र का, बल का, सद्भाव का उत्थान होना आवश्यक है। ऐसे करना और कैसा होना हमारे सामने खड़ा होता है। तो हमेशा रहेंगे और जितनी मात्रा में हम उनके सद्गुणों का, उनके स्वाभिमान का, उनके स्वगौरव का, उनके शौर्य का, बल का, तेज का अनुकरण करेंगे, उतनी मात्रा में वो सदैव रहेंगे, सदैव रहेंगे। और जब तक वो है तब तक सभी जितने बार होगा उतनी बार हम देंगे। किसी के भी भविष्य करने की आवश्यकता है। हमको जीतना है, हमको विजय करनी है, क्योंकि विजय हमारी विजय नहीं है, ये मानवता पर मानवता की विजय है। ये हम व्यवस्था पर व्यवस्था की विजय है। ये दुर्गुणों पर सद्गुणों की विजय है। ये अधर्म पर धर्म की विजय है। धर्म, व्यवस्था, सद्गुण, विश्व मंगल, विश्व कल्याण की कामना लेकर हमको उस संकल्प के योद्धा के नाते खड़े होना है और सर्वथा अपने जीवन में राणा प्रताप के जीवन के सद्गुणों का अनुकरण करना है। ये संकल्प लेकर आज हम यहाँ से जाएंगे तो ये जो पुण्य पर्व है, इसमें विजय और विजय का कारण दोनों का उत्सव है। और पुण्य पर्व अपने पूर्ण फलों के साथ हमारे जीवन में खड़ी होगा, ये मेरा विश्वास है। यही आह्वान करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हुआ मेरे कार्यक्रम को समाप्त करता हूं।
हैं